हेलो स्टूडेंट, आगे हम अपनी अगली कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे हम जनसंख्या संगठन से संबंधित। ठीक है, जनसंख्या संगठन में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम बात करें जनसंख्या की प्रजातिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विशेषताओं के सम्मिलित स्वरूप को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, किस जनसंख्या संगठन में हम किन किन बातों का या किन किन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आयु लिंग का विश्लेषण करते हैं, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन हम किस में करते हैं, जनसंख्या संगठन में करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या संगठन में शामिल तत्व नहीं हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे दे दिया जाए आयु लिंग दे दिया जाए, भाषा दे दिया जाए, उसके बाद में आपसे वितरण दे दिया जाए, धर्म दे दिया जाए, तो इसमें नहीं है कौन सा होगा, वितरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। आपसे जनसंख्या संगठन में आने वाले तत्वों के बारे में पूछा जा सकता है कि किन किन तत्वों का हम जनसंख्या संगठन में अध्ययन करते हैं। तो ये जितने भी तत्व है, आयु लिंग, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, जनसंख्या संगठन में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% गाँवों में और 31.16% नगरों में निवास करता है। हम जनसंख्या संगठन के अंदर ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, जनसंख्या संगठन में करते हैं। तो जो भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% है वो गाँवों में है और 31.16% किस में है, नगरों में निवास करता है। इसी के अंदर हम आगे देखें तो बिहार, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या उच्च प्रतिशत, मतलब ग्रामीण जनसंख्या का जो उच्च प्रतिशत है वो कौन से राज्यों में है, बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जबकि दादरा नागर हवेली को छोड़कर, मतलब दादरा नागर हवेली को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये हमें याद रखना है कि अगर पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या का उच्च प्रतिशत तो बिहार और सिक्किम राज्य, और ग्रामीण जनसंख्या का कम अनुपात, न्यून अनुपात, तो सभी केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, सिर्फ दादरा नागर हवेली नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं इसमें भाषाई संगठन की बात करें तो भाषाई संगठन में हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में 22 भाषाएं अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो भाषा भूली जाती है हमारे देश में वो कौन सी है, हिंदी है। जबकि लघुतम भाषा के अंदर जो सबसे कम बोलने वाली भाषा वर्ग है उसमें बोडो, मणिपुरी, संस्कृत बोलने वालों का प्रतिशत आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, हिंदी, और जो सबसे कम बोली जाती है वो है बोडो, मणिपुरी, और संस्कृत क्या है, सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो मुख्य भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवार हैं, इनमें सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो है आर्य 73%, द्रविड़ 20%, आस्ट्रिक 1.38% और चीनी तिब्बतीय 0.85%। ठीक है, मतलब आर्य जो होते हैं वो उत्तर भारत के लोग कहलाते हैं कि उत्तर भारत में जो भाषा बोली जाती है मोस्टली वो कौन सी होती है, आर्य। दक्षिण भारत में जो बोली जाती है वो होती है द्रविड़। ठीक है, इसके अतिरिक्त कास्ट्रिक भाषा है और एक चीनी तिब्बती जो चीनी और तिब्बतियों से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए कि आर्य सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद द्रविड़ बोली जाती है, फिर आस्ट्रिक और फिर चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाती है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि मुख्य भारतीय भाषाओं में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी तिब्बती, और
मुख्य भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आर्य। ये हमसे पूछा जा सकता है, या इनका क्रम भी पूछा जाए तो हमें क्रम से याद होना चाहिए। पहला आर्य, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। तो हमें क्रमानुसार भी पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम भी पता होना चाहिए। इसके बाद में हमसे आगे जो हमारा है वो है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन की हम बात करें तो 2011 की कुल जनसंख्या में जो सर्वाधिक धार्मिक समुदाय हैं वो कौन से हैं? आपके हिंदू, मुस्लिम, ये सर्वाधिक धार्मिक समुदाय हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो भारत में धार्मिक समुदाय हैं वो सबसे पहले नंबर पर हिंदू है और फिर मुस्लिम है। और अगर हम न्यूनतम धार्मिक समुदाय की बात करें तो उसमें आते हैं बौद्ध। तो ये हमें पता होना चाहिए, सर्वाधिक पूछा जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, और न्यूनतम पूछा जाता है तो बौद्ध। इसके अलावा अगर क्रमानुसार पूछा जाता है कि क्रम से सबसे ज़्यादा जो धार्मिक समुदाय हैं वो कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर जैन और फिर सबसे कम है आपका बौद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्रमानुसार भी याद होने चाहिए। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, मतलब सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है वो कौन से राज्यों में आएंगे? तो पहला है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है पश्चिम बंगाल। आपको याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है वो जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में आते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो ईसाई जनसंख्या है वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? गोवा, फिर केरल और फिर पहाड़ी राज्यों में। सर्वाधिक जो सिख है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा? पंजाब, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली में। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध है वो सबसे ज़्यादा लद्दाख में, फिर सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो जैन है वो कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में। तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बौद्ध कौन से राज्यों में हैं या सर्वाधिक ईसाई कौन से राज्यों में हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा इनके जो राज्यों का क्रम है वो पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम फिर किस तरफ जा रहे हैं। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, मतलब कि श्रमजीवी मतलब ऐसे जो श्रमिक हैं जो किसी प्रकार के श्रम कार्य में लगे हुए हैं। तो हम बात करें मुख्य श्रमिक की कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों से कम काम करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्य श्रमिक जो है वो 183 दिन काम करता है या सीमांत श्रमिक जो है वो 183 दिनों से कम काम करता है। ये हमें पता होना चाहिए कितने टाइम में? एक वर्ष के अंदर कम से कम। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक है इनका भारत में एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या के रूप में है। मतलब कि आश्रित जनसंख्या जो कि दूसरों पे क्या रहती है? डिपेंड रहती है। जैसे कि हम बात करें वृद्ध हो गए, ठीक है, इसके अलावा बाल हो गए, बच्चे हो गए, तो ये क्या है? आश्रित जनसंख्या के अंदर आता है। तो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक का जो भारत में एक बड़ा अनुपात है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस प्रकार की जनसंख्या में है? आश्रित जनसंख्या के रूप में है। इसके बाद में हम बात करें श्रमिकों के अधिक प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर श्रमिकों का प्रतिशत बहुत क्या है? अधिक है। प्रतिभागिता दर उच्च वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो उसमें दादरा नागर हवेली है और दमन व दीव है। तो आपको पता होना चाहिए श्रमिकों का अधिक प्रतिशत कौन से राज्यों में है और प्रतिभागिता दर जो है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें व्यावसायिक संवर्ग। व्यावसायिक संवर्ग की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषक मजदूर और तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है आपके अन्य श्रमिक। तो ये 4 भाग है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के। कृषक, किसान, कृषि मजदूर, किसान तो है लेकिन उनकी खुद की भूमि नहीं है, वो किसी दूसरे की भूमि पे कृषि कर रहे हैं।
घरेलू औद्योगिक श्रमिक जो कि उद्योग धंधों के अंदर लगे हुए हैं और कई दूसरे कार्यों के अंदर लगे हुए कई प्रकार के श्रमिक जो है वो भारत की जनगणना में श्रमजीवी जनसंख्या के अंदर शामिल है। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्ग, ठीक है। तो इसमें जो भारत में श्रम शक्ति का एक सबसे बड़ा अनुपात है वो कौन से संवर्ग में लगा हुआ है? प्राथमिक संवर्ग में। आप यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक संवर्ग का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। इसमें कौन आते हैं? जैसे किसान आते हैं, किसान मजदूर आते हैं, ठीक है, पशुपालन करने वाले लोग आते हैं। तो ये जो लोग हैं ये प्राथमिक संवर्ग के अंदर आते हैं और भारत के अंदर जो मोस्टली श्रम शक्ति का जो भाग लगा हुआ है वो प्राथमिक संवर्ग के अंदर ही लगा हुआ है। इसके बाद में जो दूसरे स्थान पर है वो तृतीयक संवर्ग है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले स्थान पे प्राथमिक है, दूसरे स्थान पर तृतीयक है। तृतीयक संवर्ग के अंदर लगा हुआ है और तृतीयक संवर्ग में क्या आता है? जैसे व्यापार, वाणिज्य और जितने भी अन्य सेवा वर्ग है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, अध्यापक हो गए, ठीक है, वाणिज्य, व्यापार, बैंक, बीमा, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? तृतीयक संवर्ग के अंदर आ जाएंगे। तो दूसरे स्थान पे जो भारत में श्रम शक्ति का जो अनुपात लगा हुआ है वो तीसरे संवर्ग के अंदर लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो तीसरे स्थान पे जो लगा हुआ भाग है वो कौन सा है? द्वितीयक संवर्ग के अंदर लगा हुआ है। द्वितीयक संवर्ग के अंदर क्या आता है? जैसे उद्योग धंधे हो गए, निर्माण उद्योग हो गए, विनिर्माण उद्योग, उद्योग धंधे, इन सब के अंदर जो लगे हुए जितने भी श्रमिक है वो किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीयक संवर्ग के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि भारत में श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा जो अनुपात है वो प्राथमिक संवर्ग में लगा हुआ है, उसके बाद में तृतीयक संवर्ग में है और उसके बाद में द्वितीयक संवर्ग के अंदर है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से जो आज हमने अपना अध्ययन किया है वो जनसंख्या संगठन को लेकर किया है। हमने अपना जो पहला चैप्टर है जिसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन की बात की जाती है वो हमने अपना आज पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से जो आपके जनसंख्या से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। आप अपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं जिसमें हमने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और आज हमने जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, आगे हम अपना अगला चैप्टर अगली क्लास पे चलेंगे आगे जल्दी ही। तो इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से नोट्स को पढ़ने की कोशिश करना। तो आपके चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने, चाहे फिलिंदा ब्लैंक्स बने, चाहे 20 वर्ड्स में बने, तो आप उनका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगली क्लास में जल्द ही मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।